सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी कार्य ऊर्जा शक्ति वाले पाठ की दूसरी क्लास या इसका भाग दूसरा हम शुरू कर रहे हैं। तो कल वाले जो पार्ट में हमने एक डेरिवेशन किया था या हमने वहाँ पर दो सूत्र निकाले थे, तो उन सूत्रों के आधार पर हम यहाँ पर उसके उदाहरण लिखेंगे कि कार्य को करने के आपके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं और किस में आपका विस्थापन पैदा होता है और किस में आपकी उसकी दूरी उत्पन्न होती है तथा उस पर हम क्या बल लगाएं और बल कैसे लगाएं जिससे कि वह वस्तु कार्य कर सके। अब देखिए, जैसे हमने कल यहाँ पर एक उदाहरण लिया था, यदि आपका कार्य धनात्मक है, लेकिन आज हम आपको धनात्मक के साथ में ऋणात्मक भी बताएंगे। क्या बताएंगे? धनात्मक के साथ में ऋणात्मक को भी बताएंगे। तो इसके साथ में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए इसके उदाहरण लेकर के चलते हैं। क्या लेते हैं बेटा? उदाहरण। तो देखिए, जो आपका टॉपिक था वो टॉपिक आपका चल रहा है कार्य अर्थात वर्क। अब देखिए, इसमें हमने एक वस्तु लिया था। पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करते हैं। जैसे कि ये आपकी कोई समतल वस्तु है, समतल धरातल है। क्या है ये? समतल धरातल है। जैसे कि आपके क्लासरूम की फर्श या कोई बना हुआ रोड। अब ये आपका दो प्रकार का होता है, एक तो खुरदरा होता है, एक आपका चिकना होता है। खुरदरे का मतलब है कि उसमें हमें किसी वस्तु को धक्का लगा करके खिसकाने में बल अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बने हुए खड्डों या गड्ढों के कारण वह कम दूरी तय करता है और हमें बल अधिक लगाना पड़ेगा। या आपने देखा होगा, जो चिकनी सतह होती है उस पर हम यदि हल्का सा भी बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसके भार के हिसाब से आगे की ओर खिसक जाती है। ठीक है? तो अब देखिए, जैसे कि ये आपका एक समतल धरातल है। कौन सा बताया था बेटा कल? समतल धरातल या समतल सतह, एक ही बात है। ठीक है? इसके बाद में यदि यहाँ पर आपका कोई वस्तु ए रखा हुआ है, इस वस्तु का हमने नाम दे दिया है ए। अब देखिए, ये यहाँ पर रखा हुआ है इस जगह पर, ये इसका केंद्र है, अर्थात वस्तु का क्या है? केंद्र, अर्थात उस वस्तु का बीच का हिस्सा है। आधा इसके इधर है और आधा इसके इधर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस वस्तु को मुझे यहाँ से खिसका करके यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वस्तु में वजन कितना है। और यदि हम इसमें वजन के या भार को पता नहीं कर पाते हैं तो हमें इतना ज़रूर महसूस होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जिस वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं, जिस वस्तु को हम खींच रहे हैं या जिस वस्तु को हम फेंक रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्षमता बल लगाने वाले की होनी चाहिए। देखिए, ज़्यादा क्षमता मतलब शक्ति या ताकत किसकी होनी चाहिए? जो उसको खिसका रहा है, तभी जाकर वो वस्तु आपकी खिसकेगी। तो यहाँ से आपका इस तरफ से हम कल क्या लगाया था? एक बल लगाया था। उस बल को हमने क्या नाम दिया था? F। क्योंकि बल को हमने पिछले वाले पार्ट में भी बल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और फोर्स के कारण उसका चिन्ह आता है, वो क्या आता है? F आता है। अब देखिए, जब ये वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो ये वस्तु यहाँ से खिसकता हुआ कुछ दूरी तय करता है। इसमें आपको कुछ समय लगता है और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि ये वस्तु आपकी A डैश या B यहाँ पर आ जाती है। और जब ये वस्तु यहाँ पर आ जाती है तो इसके केंद्र से लेकर वस्तु के केंद्र के बीच में
जो ये आपको दूरी प्राप्त होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? विस्थापन कहते हैं। और यहाँ विस्थापन को हमने किस में लिखा था? एस में लिखा था। देखिए, पहली वस्तु आपकी यहाँ पर है, हमने इस पर कोई बल F लगाया जिससे इस वस्तु में कुछ दूरी पैदा हुई और वह दूरी आपकी विस्थापन कहलाती है, और जिसके कारण विस्थापन और आपका लगाया गया बल का जो गुणनफल होता है वो हमारे किए गए कार्य के बराबर होता है। तो जो इसकी हमने कल परिभाषा लिखवाई थी, वो परिभाषा क्या लिखवाई थी? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और हम उसको कहते हैं बल बराबर कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये हमने इसको कल कर लिया था, जिसमें आपका W बराबर F गुणा S, ये आपको जो सूत्र आया था वो सूत्र हमारा हमने अच्छी तरीक़ा से इसको कल समझ लिया था। अब हम इसके उदाहरण चलेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम इसको उदाहरण पढ़ेंगे, उदाहरण लेते हैं। ये तो हमने जो कल वाला भाग था इसको रिपीट करवाया है, अर्थात इसको दोबारा से समझाया था। इसके बाद में हम इसको मिटा करके यहाँ पर इसके बल या इसकी धनात्मक ऋणात्मक कार्य के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये मैं मिटा देता हूँ, आपने इसको कल कर लिया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हम चलते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण जो हम यहाँ पर देखते हैं वो आपके उदाहरण यहाँ पर ये रखा गया है कि किया गया कार्य, यदि किया गया कार्य धनात्मक हो, कैसा हो? धनात्मक हो। तो देखिए, जब आपका किया गया कार्य धनात्मक होगा तो अब हम इसका ये आपसे पूछ सकता है कि यदि किसी वस्तु का किया गया कार्य धनात्मक हो तो उसे समझाइए। 1 नंबर में आ सकता है, धनात्मक हो तो वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित होती है, अर्थात बल की दिशा में ही विस्थापित होगी। अब देखिए, W बराबर F गुणा S, ये आपका धनात्मक के लिए है। किसके लिए है? धनात्मक कार्य के लिए, धनात्मक कार्य, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक कार्य के लिए। अब इसको हम समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं, और जो हम 1 नंबर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि हम छत पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हुए हैं बेटा? छत पर। और छत पर से हम कोई वस्तु नीचे की ओर गिर देते हैं। कहाँ गिर देते हैं? नीचे की ओर। तो वस्तु में कुछ वजन होता है, और वजन या भार के कारण वह वस्तु कहाँ गिरती है? नीचे। क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण। और जो इसमें ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, जिससे
इसमें आपका विस्थापन और जो बल होता है वो एक ही ओर गति करता है। जैसे और समझिए, देखिए जैसे हम आगे की ओर यहाँ से इधर ऐसे आगे चल रहे हैं, ठीक है, और पीछे से मेरे को आकर के कोई धक्का दे जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? और आगे जाऊँगा। तो ये बल कैसा हुआ? धनात्मक हुआ। जैसे मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे से पीछे से कोई आने वाले व्यक्ति यदि मुझे में धक्का दे देता है तो मैं कहाँ चलूँगा? आगे की ओर, और मेरी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं यदि कोई व्यक्ति या वस्तु, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति आगे की ओर चल रहा है जबकि कोई दूसरा या अन्य पीछे से आकर धक्का लगाता है तो व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति की गति आगे की ओर ही बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ जाती है बेटा? आगे की ओर। अभी हमने समझाया था। तो यहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक होगा। दोबारा समझिए। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं जैसे धीरे धीरे आगे की ओर चल रहा हूँ ऐसे, और पीछे से कोई व्यक्ति आकर के मेरे में धक्का दे देता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु आगे की ओर चल रहा है या चल रही है, ठीक है, जबकि कोई दूसरा या अन्य व्यक्ति पीछे से धक्का लगाता है, तो देखिए जैसे मैं यहाँ से ऐसे आगे चल रहा हूँ धीरे धीरे और कोई व्यक्ति मुझ में आकर के धक्का लगाता है या बल लगाता है तो मेरी गति आगे की ओर और बढ़ जाएगी। तो वहाँ बल कहाँ लगा? वस्तु की दिशा की ओर, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहीं आपको बल लगाया गया है। तो यहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये आपका उदाहरण नंबर दूसरा है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक उदाहरण और ले सकते हैं। आपके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, जैसे हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल या हम खुद इधर चल रहे हैं साइकिल लेकर के या मोटरसाइकिल लेकर के, और पीछे से अचानक से आंधी आ जाती है या हवा आ जाती है, तो हमारी साइकिल या मोटरसाइकिल आगे की ओर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। तो वो भी क्या है? इसका उदाहरण है। आपको और समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आपकी या हमारी, हमने किसी वस्तु को फेंका और फेंकने के बाद में उसमें पीछे से कोई बल और लगा दिया, तो क्या वह वस्तु आगे ही तो जाएगी, पीछे तो आएगी नहीं। तो ये भी सारे कार्य कैसे होंगे? धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? धनात्मक होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम लेते हैं ऋणात्मक के लिए। इसमें आपके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने यही उदाहरण क्यों लिया। अब देखिए आगे हम यहाँ पर जब दूसरा उदाहरण लेते हैं तो देखिए, यदि गाड़ी की गति
की तरफ है तथा पीछे से, अब देखिए यहाँ तो हमने धक्का दिया है पीछे से, अब यहाँ हम आगे से खींचते हैं तथा गाड़ी को आगे से किसी अन्य गाड़ी से खींचा जाता है तो कार्य धनात्मक होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने धक्का दिया था पीछे से, अब यहाँ हम आगे से खींच रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही है लेकिन वो धीमी चल रही है और उसको आगे से हम किसी वस्तु से बांध करके और दूसरी गाड़ी से उसको आगे खींचते हैं तो बल कहाँ होता है? तब भी आपका कार्य धनात्मक होता है, तब भी कार्य क्या होता है? धनात्मक। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ से चल रहा हूँ और कोई व्यक्ति आगे से आकर के मेरे को ऐसे खींचता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? आगे ही तो जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? आगे ही जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपका कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा? ऋणात्मक के लिए। और यहाँ पर हम ऋणात्मक के उदाहरण भी लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नोट नंबर सेकेंड। ये आपका, इसको हम फर्स्ट नोट भी कह सकते हैं। और ये आपका नोट सेकंड है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे हम इधर चल रहे हैं और मुझे कोई पीछे खींचे तो मेरा बल कहाँ लग रहा है? आगे, और वो कहाँ खींच रहा है? पीछे। और यदि मेरा और उसका दोनों का लगाया गया बल बराबर है तो मैं वहीं खड़ा रहूँगा, न तो आगे जाऊँगा न पीछे जाऊँगा। तो वहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। अर्थात न तो हम इधर खिसकेंगे और न इधर खिसकेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये शून्य वाली कंडीशन है। ठीक है। जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, अर्थात वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं होता है, नहीं होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि किया गया कार्य शून्य होगा। कैसा होगा बेटा? शून्य होगा। अब देखिए, जब आपका बल दोनों दिशाओं में है तो वहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ बल लगाया जाता है, या हम इसको कहते हैं कि दोनों तरफ समान बल, ये मान लीजिए। देखिए,
जब किसी वस्तु पर दोनों तरफ समान बल लगाया जाता है, अर्थात वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है, अतः इससे स्पष्ट है कि किया गया कार्य वहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। तो वहाँ पर आपका कार्य क्या होगा बेटा, शून्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो आपका ये हो गया। इसी में हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। कैसे लेंगे, देखिए जैसे कोई बक्सा यहाँ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, बक्सा मानिए, उसकी कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसका कुछ आयतन होगा। ठीक है, अब देखिए उसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। यदि हम वस्तु को ऐसे धक्का लगाते हैं क्षैतिज पर तो वो आगे खिसकता है, और हम उसको इधर खींचते हैं तो इधर खिसकेगा, लेकिन एक व्यक्ति उधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, और जब दोनों की ताकत बराबर है, क्षमता बराबर है, तो बक्सा वहीं रहेगा, न तो उधर जाएगा और न इधर आएगा। तो वो आपकी शून्य वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, शून्य वाली कंडीशन है। अब देखिए इसी का एक उदाहरण लेते हैं। बक्सा यहाँ रखा हुआ है या कोई वस्तु रखी हुई है, हम न तो उसको इधर धक्का मारते हैं और न उसको इधर धक्का मारते हैं, हम उसको ऊपर से बल लगाते हैं। कहाँ से बल लगाते हैं बेटा, ऊपर से। अर्थात जब हम किसी वस्तु को ऊपर से बल लगाने को हम क्या बोलते हैं, उसको लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लंबवत। तो जब किसी वस्तु पर कोई लंबवत बल लगाया जाता है तो वह वस्तु इधर उधर गति नहीं करती है, तो वहाँ भी आपका बल लगाया जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। ये भी आपको अच्छी तरीक़ा से याद रखने आया है। यदि वस्तु आपकी कमज़ोर है और बल आपका अधिक है तो वह वस्तु इतना ज़रूर है कि वो वस्तु अंदर की ओर पिचक ज़रूर जाएगी लेकिन इधर उधर नहीं भागेगी, अर्थात आपका बक्सा टूट सकता है। तो ये जो है इसका दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। तो एक बार बेटा आप ये उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम इस नोट सेकंड का दूसरा उदाहरण लिखते हैं। इसको आपको उतारना है। ये सभी आपके उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं, बाकी आपको भी ये उतार लेना है। ये समझाने के तरीके से हमने आपको और सीधा किया हुआ है। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। जब किसी वस्तु या बक्सा पर उसके लंबवत और यहाँ हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर कोई बल लगाया जाता है, कोई बल लगाया जाता है तो कार्य शून्य होगा। कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और आपका कॉस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए W बराबर F/S कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर F गुणा S गुणा 0, क्योंकि यहाँ हमने इसको लिख लिया है कॉस 90 बराबर 0, ये ऊपर लिख लिया है, ये लिखा हुआ। ठीक है, W बराबर कितना होगा, यहाँ पर कार्य शून्य होगा। 0 हम इसको कहते हैं शून्य कार्य। यहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। ये हमने इसको समझा भी दिया है कि कैसे ये कार्य आपका
शून्य होता है। ठीक है, अब इसमें आपका नोट नंबर 3 रह गया है ऋणात्मक कार्य वाला। वो धनात्मक कार्य का था, ये ऋणात्मक, ये आपका शून्य कार्य के लिए था। किसके लिए? ये आपका शून्य कार्य का है। अब हम लेते हैं नोट नंबर 3 ऋणात्मक कार्य। ये आप सभी को उतार लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोट नंबर 3 चालू करेंगे। नोट नंबर 2 आपका ख़त्म हो गया, आपने उतार भी लिया होगा। अब देखिए नोट नंबर 3, और इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य। क्या बोलेंगे बेटा? ऋणात्मक कार्य। अब देखिए ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या है कि आपका किया गया कार्य कैसा आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। अब देखिए, जैसे हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं बेटा? मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। तो हम मोटरसाइकिल को रोकने के लिए क्या करते हैं? या तो ब्रेक लगाते हैं या उसकी गति धीमी करते हैं। और जो ब्रेक होती है वो आपको गाड़ी की दिशा के विपरीत लगाया जाता है। गाड़ी आपकी ऐसे जा रही है, पहिया आपका इस प्रकार से ऐसे घूम रहा है, तो वो ब्रेक आपको ऐसे रोकता है। यदि आपका गाड़ी का पहिया ऐसे घूम रहा है तो उसमें लगा हुआ ब्रेक उसको इस प्रकार से उसके पास में जा कर के ऐसे उल्टा बल लगाता है। ऐसा उल्टा बल लगाता है तो वह वस्तु वहाँ पर तो कुछ समय बाद में आगे जा कर के वो रुक जाती है। एक उदाहरण, इसके बाद में देखिए, लगाया गया बल दूसरे बल की तुलना में अधिक होने पर अधिक प्रभावी होता है। जैसे कि मैं उसको इधर खींच रहा हूं और दूसरा व्यक्ति उसको इधर खींच रहा है और मेरी ताकत तो अधिक है, दूसरे व्यक्ति की ताकत कम है, तो वस्तु इधर की ओर गति करेगी। तो वहाँ पर भी आपका कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा कार्य बेटा? ऋणात्मक। तो यहाँ पर आपका विस्थापन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये आपके उसके ऋणात्मक के लिए हम इसको समझाएंगे। तो ये आप सभी को देख लेना है कि आपका ऋणात्मक कार्य क्या है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए? ऋणात्मक कार्य के लिए। अब देखिए, अर्थात ऋणात्मक कार्य जब होगा तो देखिए, जैसे ये आपका समतल धरातल है। कैसा है? समतल धरातल। वस्तु आपकी यहाँ है, ठीक है? वस्तु आपकी कहाँ है? यहाँ। हम इसमें बल लगा रहे हैं इधर, और एक बल लगता है आपका इधर। इसको हम बोलते हैं F1 और इसको हम बोलते हैं F2। और आप मानिए कि यहाँ पर F2 आपका अधिक प्रभावी है, तो यहाँ क्षैतिज के साथ में बनने वाला कोण कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। यहाँ क्षैतिज अक्ष के साथ बनने वाला कोण 180 डिग्री या -0 डिग्री होगा। या तो 180 डिग्री होगा या -0 डिग्री होगा। इसको हम समझाएंगे कैसे? ये देखिए, ये आपका समतल है, अर्थात कैसा है? क्षैतिज है। यहाँ आपकी कोई वस्तु रखी हुई है और इधर आपका बनने वाला कोण कितना है? 0। यदि आपकी वस्तु यहाँ से घूम करके ऐसे आती है
तो यहाँ पर जो आपका बल लगेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान से सुनिए बेटा, वस्तु यदि आपकी यहाँ रखी हुई है तो इस समतल के साथ में हम वस्तु को इधर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका बल लगता है, इस प्रकार से आपका ये बल लगता है, तो यहाँ पर ये बल उस क्षैतिज के साथ में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। और 180 डिग्री के कोण को हम माइनस में 0 डिग्री कोण भी कहते हैं, अर्थात इसके विपरीत बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, विपरीत या विपरीत प्रभावी बल, जिसे विपरीत प्रभावी बल कहते हैं। अब ये जो आपका बल होता है वो बल कैसा होता है, इसके विपरीत होता है, प्रभावी होता है। अब हम जानते हैं कार्य बराबर F गुणा S गुणा cos 180 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। और यहाँ पर जो आपका W होगा वो F गुणा S गुणा माइनस का 1, और W बराबर आ जाएगा माइनस का F गुणा S, ये माइनस आएगा। और जब ये आपका माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा, अतः कार्य ऋणात्मक होगा। बस यही आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर आपका कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए बेटा, देखिए जैसे हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल चल रही है आगे की ओर, ठीक है। आप मानिए यदि 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार चल रही है, या 60 से चल रहा है, या 40 से चल रहा है, तो जो हम ब्रेक लगाते हैं वो ब्रेक उस 80 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक प्रभावी होता है। कैसा होता है, अधिक प्रभावी होता है। और जैसे अधिक प्रभावी होता है तो वहाँ पर उसका ब्रेक का बल अधिक होता है, और जब ब्रेक का बल अधिक होगा तभी तो आपकी गाड़ी रुकेगी। जब उसका बल कम लगेगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, धीरे 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 चलती रहेगी। और अधिक प्रभावी होगा तो वह उसका बल उल्टा लगता है और गाड़ी को आगे जा करके कुछ समय बाद में वो रोक देता है। एक हम धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आपकी दूर जा करके रुकेगी। एक हम ब्रेक थोड़ा जल्दी से लगाते हैं और थोड़ा आराम से अपनी गाड़ी को कवर करते हुए लगाते हैं तो वह आपका प्रभावी दूरी भी कम प्राप्त करेगा और प्रभावी बल अधिक होगा, तो वहाँ आपका बल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए गाड़ी की गति की तुलना में वो बल कैसा है, उल्टा है। ये से हमने क्या कहा है, विपरीत प्रभावी बल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विपरीत प्रभावी बल। ये आपको अच्छी तरीक़ा से याद रख लेना है बेटा, ये आपको अच्छी तरह कि विपरीत प्रभावी बल क्या होता है। और इसी विपरीत प्रभावी बल को हम क्या कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं। और cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -5 होता है, जिससे आपका कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये हमने आपको यहाँ पर इसकी ऋणात्मक कार्य को समझा दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक उदाहरण और लेते हैं, वो हम आपको आगे समझाएंगे। आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद में हम इसको आगे की ओर चलते हैं और एक आपको और समझाना है, उसके बाद में हम आपको कल समझाएंगे। उतार लीजिए। इसके बाद में हम आपका इसका एक उदाहरण और रह गया है, ऊपर से गिरती हुई कोई वस्तु है, तो वो हम कल करवाएंगे। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, क्लास आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कृपया करके आप इसको उतार लीजिए और उदाहरणों को समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से और सीधे तरीके से आपको समझाया है। इसमें भाषा भी इतनी कठिन नहीं है, सीधा भाषा काम में लिया गया है, तो आप इसको उतार लें।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत आती है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम आपको दोबारा समझा देंगे। धन्यवाद।